अमेरिका और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी, दो सबसे पावरफुल देश आज आपस में लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाई का असर पूरे देश के मार्केट पर पड़ रहा है। आखिर हो भी क्यों ना। अकेले अमेरिका और चाइना की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी की लगभग 45 to 50% है। जी हाँ, जहां पूरे दुनिया की इकोनॉमी लगभग 111 ट्रिलियन डॉलर है, उसमें अकेला सिर्फ अमेरिका और चाइना की हिस्सेदारी लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इन दो देशों के बीच में अपनी बादशाहत को लेकर बहुत ही जबरदस्त जंग चल रही है और आज ये लड़ाई ना तो सेना के बीच लड़ी जा रही है, ना ही इसमें किसी तोप, टैंक या मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि ये लड़ाई टेक्नोलॉजी की लड़ी जा रही है। सबसे पहले ट्रेड वॉर, उसके बाद टैरिफ वॉर और अब टेक्नोलॉजी वॉर। दुनिया के किसी भी देश को उसके सैन्य क्षमता के हिसाब से ताकतवर या कमजोर माना जाता है। जिस देश के पास जितने ज्यादा अत्याधुनिक मिसाइल्स होंगी, टैंक्स होंगी, एयरक्राफ्ट होंगे, जितने ज्यादा सैनिक होंगे, वो देश उतना ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। आपको याद होगा जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 में, उस समय फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और न जाने कितने देश ऐसे थे जिन्हें लगता था कि वो सबसे पावरफुल देश हैं। 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने तक पूरे वर्ल्ड पे सबसे ज्यादा कब्जा ब्रिटेन का था, सबसे पावरफुल देश में ब्रिटेन को माना जाता था। मगर 1945 आते आते ब्रिटेन की शक्तियां कमजोर हो गई, धीरे धीरे जर्मनी हार गया, इटली की भी हार हो गई और फाइनली जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया तो जापान ने भी हार स्वीकार कर ली और दुनिया को सबसे पावरफुल देश के रूप में अमेरिका मिला। 1945 से लेकर अभी तक दुनिया पर अमेरिका की बादशाहत है। इन 80 सालों में अमेरिका दुनिया पर राज करता आया है और सबसे ज्यादा पावरफुल देश बनकर उभरा है, चाहे उसकी इकोनॉमी हो, चाहे उसकी सैन्य ताकत हो, यानी फाइनेंस और डिफेंस, अर्थात फाइनेंस और डिफेंस दोनों में अमेरिका सबसे आगे है। आज अमेरिका की इकोनॉमी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है। तो अब बात आती है कि आखिर अमेरिका और चीन आपस में क्यों लड़ रहे हैं। देखिए, अमेरिका नंबर 1 बना हुआ है, मगर चीन भी जस्ट उसके पीछे नंबर 2 पे बना हुआ है। इतने सालों में हम सब ने अमेरिका पर फोकस किया कि अमेरिका 1 नंबर पे है, मगर चीन धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करता गया, वहां पे फैक्ट्रियां लगी, वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ और आज जीडीपी के मामले में चाइना दूसरे नंबर पे है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका से बहुत पीछे है। अगर अमेरिका की जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है तो चाइना भी अप्रॉक्स 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। जबकि तीसरे नंबर पे जो देश आते हैं, चाहे वो जर्मनी हो, फिर उसके बाद भारत हो या अन्य जितने भी देश हैं, उनकी जीडीपी 3, 3.5 और 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ही घूम रही है। मतलब सेकंड और थर्ड में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। तो अब बात आती है कि अमेरिका और चाइना के बीच लड़ाई की मेन वजह क्या है। क्या सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने से, उनके इलेक्ट होने के बाद से ये लड़ाई शुरू हुई है? क्या सिर्फ जिनपिंग की वजह से चाइना इतना एग्रेसिव है, या इसके पीछे और भी कोई कहानी है? आज इस वीडियो में हम पूरी तह तक जाएंगे, पूरी गहराई तक जाएंगे। देखिए, इस लड़ाई का मेन कारण जो है वो टेक्नोलॉजिकल वॉर है। सबसे पहले एक ट्रेड वॉर जो अमेरिका और चाइना के बीच में छिड़ा हुआ है। दूसरा, उसके बाद टैरिफ वॉर आया, जहां पर अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, चाइना अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। और अब तीसरा सबसे घातक टेक्नोलॉजिकल वॉर आ गया है। अमेरिका ने चाइना के कई सारी कंपनीज को जो सेमीकंडक्टर में खासकर काम कर रही थी, उनको अपने यहाँ पे बैन कर दिया है। वो अब चाइना में सेमीकंडक्टर का सप्लाई नहीं कर सकती है। इवन वो अगर अमेरिकन कंपनी भी है तो वो चाइना में सेमीकंडक्टर और चिप का सप्लाई नहीं कर सकती है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना का एआई है। जहां अमेरिका ओपन एआई या गूगल के जेमिनाई के आगे ऐसा सोच रहा था कि ऐसे एआई बन पाना नामुमकिन है, वहीं चाइना ने डीपसीक बनाकर सबको चौंका दिया। एआई के फील्ड में चाइना बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है और चाइना के डेवलपमेंट को देखकर अमेरिका के समझ में आया कि अगर चाइना की रफ्तार रह गई तो बहुत जल्द चाइना अमेरिका से आगे निकल जाएगा। दूसरी बात, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर की रेस में चाइना बहुत तेज दौड़ रहा है। जी हाँ, ये वो कंप्यूटर है जो कई सालों के कैलकुलेशन को कुछ मिनटों में करने की क्षमता रखते हैं। ये वो कंप्यूटर है जो किसी भी पासवर्ड को ब्रेक करने में सिर्फ मिनट और 2 मिनट का समय लेने वाला है। तो ऐसे में अमेरिका को ये डर सता रहा है कि इन सब का इस्तेमाल चाइना अमेरिका के ऊपर कर सकता है, तो क्यों ना उसकी आपूर्ति को ही बाधित की जाए। और इसीलिए सेमीकंडक्टर और चिप की जितनी भी कंपनी थी उन पे अमेरिका ने बैन लगा दिया
और रीजन दिया नेशनल सिक्योरिटी का। इसके रिटेलिएशन में यानी कि इसके जवाब में चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट पे रोक लगा दिया। जी हाँ, ये रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है और इसका क्या यूज है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। और इस पूरी लड़ाई में इस रेयर अर्थ एलिमेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो इस रेयर अर्थ एलिमेंट के सप्लाई पे चाइना ने रोक लगा दिया और इस वजह से अमेरिका ने वापस से चाइना के ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर अब टेक्नोलॉजिकल वॉर में बदल चुका है, जहां अमेरिका चाइना के एआई को रोकने की कोशिश कर रहा है और चाइना अमेरिका के हथियारों को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब समझते हैं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है। हम में से हर किसी ने अपने 8, 9 या 10th क्लास में अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा। जी हाँ, वही पीरियोडिक टेबल जिसमें एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट हम बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ते हैं, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। आप इस पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि 57 से 71 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें एक कॉलम में डाल दिया गया है और नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे लैंथेनाइड सीरीज अलग से एक्सप्लेन किया गया है, जहां 57 से 71 तक के लैंथेनाइड सीरीज के सारे एलिमेंट का जिक्र किया गया है। इसी लैंथेनाइड सीरीज को रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। ये वो एलिमेंट हैं जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं और इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, खासकर डिफेंस, ईवी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, आइए समझते हैं। इस लैंथेनाइड सीरीज में 57 नंबर पे लैंथानम से स्टार्ट करके 71 नंबर तक ल्यूटीशियम आता है। इसके अलावा एटॉमिक नंबर 21 पे स्कैंडियम है और 39 पे इथ्रियम है और ये 17 एलिमेंट रेयर अर्थ एलिमेंट में गिने जाते हैं, जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इनकी मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा है, इनकी कंडक्टिव पावर बहुत ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे एलिमेंट का क्या इस्तेमाल हो सकता है। सबसे ज्यादा डिफेंस के फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मिसाइल बनाते हो या आप एयरक्राफ्ट बनाते हो या आप रडार का इस्तेमाल करते हैं, इन सब में इस रेयर अर्थ एलिमेंट से बने मैग्नेट का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये मैग्नेट है। इस 17 रेयर अर्थ एलिमेंट में डिस्प्रोजियम, टर्बियम, नियोडीमियम और स्यूमेरियम, ये 4 एलिमेंट ये मैग्नेट बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जहां नॉर्मल मैग्नेट 80 to 120 डिग्री टेम्परेचर झेलते झेलते डीमैग्नेटाइज होने लगता है, यानी अपने मैग्नेटिक गुण खोने लगता है, वहीं ये परमानेंट मैग्नेट लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकते हैं और बिना किसी डीमैग्नेटाइजेशन के। जब किसी टारगेट को सेट करके एक मिसाइल चलाया जाता है तो हवा में वो मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा होता है। एक नॉर्मल मिसाइल की स्पीड 600-800 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 6000 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। जब वो अपने टारगेट की ओर जा रहा होता है तो हवा में उसे अपना डायरेक्शन भी बदलना होता है और ऐसे टाइम पे हवा में वाइब्रेशन भी होती है और इस वाइब्रेशन को रोकने के लिए और अपने टारगेट को सटीक निशाने पे लेने के लिए यही मैग्नेट इस्तेमाल होता है। ये मैग्नेट स्टेबिलिटी देता है एक मिसाइल को, जिससे वो अपने टारगेट को एक्यूरेट भेज सके। सिमिलरली जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके विंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट हवा में कितनी भी स्पीड पे क्यों ना हो वो एक सही डायरेक्शन में मूव कर सके और अपने टारगेट को निशाना बना सके। तो आप समझ रहे होंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट और खास करके ये परमानेंट मैग्नेट कितना इंपॉर्टेंट है डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए। एक तरह से आप कह सकते हो कि इन्हीं एलिमेंट की वजह से डिफेंस टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि परमानेंट मैग्नेट का क्या इस्तेमाल है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना हो, चाहे वो विंड टरबाइन बनाना हो, चाहे वो डिफेंस और एरोस्पेस में यूज हो, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स हो, इन सब में परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो को पॉज करके आप इस पूरे चार्ट को ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो आखिर चाइना और अमेरिका में लड़ाई क्यों हो रही है? क्यों अमेरिका किसी और देश से ये एलिमेंट प्राप्त नहीं कर लेता है? क्यों अमेरिका किसी और देश से ये एक्सपोर्ट नहीं करता है? इस बात को समझने के लिए वापस से आपको एक चार्ट समझना होगा। इस चार्ट के अंदर में आप देख सकते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट का वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस क्या है। ये एलिमेंट सबसे ज्यादा चाइना में पाया जाता है, जिसकी अगर आप रिजर्व की बात करेंगे तो लगभग 440 लाख मेट्रिक टन ये सिर्फ चाइना में अवेलेबल है। अगर ग्लोबल शेयरिंग की आप बात करोगे तो लगभग 40%, यानी पूरे दुनिया में जितना रेयर अर्थ एलिमेंट है उसमें लगभग 40% अकेला चाइना में है
फिर 17% वियतनाम में, 16% ब्राजील और रसिया में, इंडिया में 6%, ऑस्ट्रेलिया में 3% और यूएसए के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2%। तो इसका सबसे ज्यादा भंडार जो है वो चाइना में है। अब इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्टर ये आता है कि इस भंडार से, यानी ये जो ओर्स हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये ओर के रूप में पाए जाते हैं, अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो उस ओर को रिफाइन करके, प्रोसेस करके उससे ये मैग्नेट बनाया जाता है या बाकी मेटल तैयार किए जाते हैं। और इस मामले में चाइना की मोनोपोली है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चाइना माइनिंग से निकालता है। वापस से अगर आप इस चार्ट पर ध्यान देंगे तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि चाइना की हिस्सेदारी अप्रॉक्स 69% है पूरे ग्लोबल शेयर में, वहीं यूएसए का हिस्सा सिर्फ 14% है, ऑस्ट्रेलिया 6%, म्यांमार 4% और थाईलैंड का 2% का। अगर आप इसके मेट्रिक टन में प्रोडक्शन को देखेंगे तो चाइना लगभग 2,10,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि यूएसए सिर्फ और सिर्फ 43,000 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन कर पा रहा है, और ये भी काफी हाई कॉस्टिंग पे। वापस से एक सवाल आता है कि चाइना इस फील्ड में इतना डोमिनेट क्यों कर रहा है, ये प्रोडक्शन चाइना के यहाँ पे इतना आसान क्यों है। देखिए, इस बात को समझने से पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक जमीन है, खाली जमीन है जिसपे मिट्टी है और उसके अंदर में सिक्के गड़े हुए हैं। 10 बाई 10, 10 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई का आपके पास एक प्लॉट है। उस प्लॉट के अंदर में सिक्के गड़े हुए हैं और आपको कहा जाता है कि सिक्के आप खोद कर निकाल लो। आपने एक मजदूर हायर किया जिसे आपने 500 रुपए पे किए एक दिन का, और एक दिन में उसने वो 10 बाई 10 की जमीन को खोद डाला और उस जमीन से उसने सारे सिक्के निकाल दिए, और हो सकता है आपने कैलकुलेट किया तो ये लगभग 10,000 रुपए निकलते हैं। तो आप फायदे में थे, क्योंकि उस 10,000 में से आपने 500 उस लेबर को, उस मजदूर को दे दिया। यही अगर आप जिस भी शहर में रहते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, आप जिस भी शहर में रहते हो, उस शहर की पूरी जमीन आपको दे दी जाए, बोला जाए ये पूरा का पूरा खाली जमीन है और इस पूरे जमीन के नीचे में सिक्के गड़े हुए हैं और आप इसको खुदवा के निकलवा लो। अब उस पूरे शहर की खुदाई करवाने में आपको कम से कम 6 महीने या साल भर का समय लगेगा, और अगर आप पूरा सिक्का निकलवाने के बाद काउंट करते हो तो वो 1 लाख रुपए होता है। तो आप सोच कर देखिए, पूरे शहर की खुदाई कराने में आपको 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्च हो गया, और अगर आपको सिर्फ 1 लाख रुपए निकल के मिलता है तो क्या आपको फायदा होगा? नहीं होगा। कुछ यही कहानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की है। वो बहुत कम ऐसे जगह हैं जहां कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, मोस्टली जगह पे वो बहुत ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं। तो उनको एक्सट्रैक्ट करके, रिफाइन करके, प्रोसेस करके उससे मेटल निकालने तक का, उससे मैग्नेट निकालने तक का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और ये किसी भी हद तक यूएसए के लिए या अदर कंट्रीज के लिए फिजिबल नहीं है। जबकि चाइना के पास जो स्टोर है वो बहुत ज्यादा रेयर नहीं है। चाइना के स्टोर कंसंट्रेटेड हैं, जिसकी वजह से वो फायदे में है। दूसरी बात, चाइना की प्रोसेसिंग बहुत ही स्ट्रांग है, इसे भी अभी हम आगे समझते हैं। तो सवाल ये था कि आखिर चाइना क्यों डोमिनेट कर रहा है। इसके कई रीजन हैं। सबसे पहला कारण है, चाइना के अंदर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर कोई बहुत ज्यादा हैवी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी जैसे बाकी वेस्टर्न नेशन में या अदर कंट्रीज के अंदर में एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, आप बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं कर सकते, पॉल्यूशन रेगुलेटरी बोर्ड होते हैं और बहुत सारे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं, ऐसा चाइना के अंदर नहीं है। और इस तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट के प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इवन वो रेडियो एक्टिव मटेरियल उनके अंदर से निकलते हैं, तो इन सारे चीजों को प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है। तो चाइना के अंदर बहुत ही वीक एनवायरमेंटल कंडीशन होने की वजह से, बहुत ज्यादा वीक एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड होने की वजह से हम कह सकते हैं कि चाइना के लिए ये कर पाना आसान था। वहीं यूरोपियन कंट्री या यूएसए या बाकी के कंट्रीज में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज इस तरह के फैक्ट्रीज अपने यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाई। दूसरा कारण होता है, चाइना ने अपने सारे फैक्ट्रीज को स्टेट बैक्ड कर रखा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी काम में लगे हो, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो कंपनी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। लेकिन चाइना ने अपनी सारी कंपनीज को ये ऑप्शन दिया कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो स्टेट उसकी भरपाई करेगा। दैट मीन्स आप अपना काम करो, आप प्रोडक्शन पे फोकस करो, अगर कॉस्टिंग गड़बड़ हो रही है तो वो हमारा स्टेट, हमारी कंट्री मेंटेन करेगी। इस वजह से जितनी भी कंपनी इसके अंदर में एंगेज हुई, उनमें से कोई भी कंपनी लॉस में नहीं थी। कई साल गुजर गए, दशकों लग गए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये पूरा काम चाइना 1980 से कर रहा है। तो ये पिछले 20 साल से चाइना करता आ रहा था, और जितने भी कंपनीज इसके अंदर में एंगेज थी, उन सब की जिम्मेवारी चाइनीज स्टेट के ऊपर थी। तो इस वजह से वहां के कंपनीज इस काम में आगे बढ़ सके, जबकि अदर किसी भी कंट्री में अगर कोई प्राइवेट कंपनी इस काम के अंदर एंगेज होती है तो वो बहुत ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाए, जिस वजह से कोई भी कंपनी इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं था। तीसरा कारण आता है टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज। दैट मीन्स
चाइना के अंदर में टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज थी, चाइना के पास सस्ते लेबर थे, उसे पूरा प्रोसेस मालूम था, उसके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, उसके पास स्पेस था, फैक्ट्री थी, इन सब चीजों को चाइना ने यूटिलाइज किया। चौथा रीजन जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि चाइना का रेयर अर्थ एलिमेंट पे हैवी कंट्रोल है। जहां वर्ल्ड वाइड चाइना के पास सिर्फ 40% भंडार है, मगर जितना पूरे वर्ल्ड में माइनिंग हो रहा है उसका 70% चाइना कर रहा है। और अगर हम बात करें उसके फिनिशिंग की, प्रोसेसिंग की, तो लगभग 90% प्रोसेसिंग अकेले चाइना में होता है। इवन यूएस के अंदर जो ओर निकलते हैं वो भी फिनिशिंग के लिए चाइना ही जाता है और चाइना से फिनिश होके वो गुड फिर वापस से अमेरिका जाता है। एक और कारण आता है प्राइस कंट्रोल। चाइना अपने कंट्रीज में प्राइस कंट्रोल कर सकता है। चाइना अपनी पॉलिसी की वजह से इस तरह की फैक्ट्री के प्राइस को कंट्रोल कर सकता था, जबकि किसी भी नए कंट्री में किसी भी नए फैक्ट्री के लिए इतने लोअर प्राइस पे सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल काम था। तो ये सारे फैक्टर मिलकर चाइना को इस फील्ड में डोमिनेट करने का मौका देती हैं और कई सालों की मेहनत थी चाइना की। चाइना ने बहुत पहले इस चीज को समझ लिया था, 1980s से वो इसमें लगा हुआ है और आज वो सक्सेस के मुकाम पे खड़ा है। अब एक सवाल और पैदा होता है कि बाकी कंट्रीज के लिए क्या मेजर चैलेंजेस हैं, क्यों बाकी देश इसमें आगे नहीं बढ़ पाए। जैसा मैंने आप सब लोगों को बताया है कि अदर कंट्रीज में भी कई सारे ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से इस तरह की फैक्ट्री डेवलप नहीं हो पाई। सबसे पहला कारण है हाई इन्वायरमेंटल एंड रेगुलेटरी कॉस्ट। दैट मीन्स कि वहां पे इन्वायरमेंटल रेगुलेशन की वजह से फैक्ट्रियां बन नहीं पाई, जो बन पाई या जिन्होंने काम स्टार्ट किया उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जा रही थी, जिसकी वजह से उनके लिए सर्वाइवल काफी मुश्किल हो गया। दूसरा कारण है टेक्नोलॉजिकल एंड एक्सपर्टाइज गैप। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी की कमी थी, एक्सपर्ट मैन पावर की कमी थी, जो कि चाइना के अंदर बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल था। अदर कंट्रीज में ये काफी मेजर चैलेंज बन के आया, जिसकी वजह से लोग वहां पे सरवाइव नहीं कर पाए। तीसरी बात आती है हाई कैपिटल कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिस्क। कोई भी कंपनी जो इसमें इन्वेस्ट कर सकती थी उसे साफ साफ दिख रहा था कि अगले कुछ सालों तक आउटपुट में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, कंपनी लॉस में जाएगी, मेरे अपने घर से पैसे लगेंगे, हो सकता है मेरी कंपनी बंद हो जाए। और इसी रिस्क की वजह से कंपनीज ने कभी इस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। चौथा कारण आता है लैक ऑफ इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। चाइना के अंदर में ओर भी मिल रहे हैं, मैन पावर भी मिल रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है। अदर कंट्रीज में ओर कहीं और से एक्सट्रैक्ट होगा, उसके प्रोसेसिंग के लिए और फिनिशिंग के लिए उसे कहीं और भेजा जाएगा एंड देन फिर उसका सप्लाई कहीं और होगा, और ये पूरा लॉजिस्टिक बहुत ज्यादा खर्चीला प्रोसेस था। और जैसा मैंने आप सबको बताया कि चाइना इस फील्ड में 1980s से लगा था, तो कोई भी कंट्री जो अचानक से आज की डेट में इस फैक्ट्री को लगाना चाहेगी उसके लिए बहुत ही टफ टास्क है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस था। चाइना ने फ्यूचर को अच्छे से समझ लिया था, जिसकी वजह से उसने कई दशक लगा दिए इसे सही करने में, जबकि अदर कंट्री जो अब इस फील्ड को समझ पाए हैं, जिन्हें अब रेयर अर्थ एलिमेंट का महत्व समझ में आया है, अगर वो आज स्टार्ट भी करती हैं तो उन्हें 10 साल 15 साल लग जाएंगे अपनी फैक्ट्रीज को सर्वाइव करवाने में, इन चीजों को प्रोसेस करने में, इसे फिनिशिंग देने में और परमानेंट मैग्नेट जनरेट करने में। तो शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों चाइना के लिए इस फील्ड में डोमिनेट करना आसान था और अदर कंट्रीज के लिए बहुत ही मुश्किल काम है इसमें सर्वाइव कर पाना। अब जब अमेरिका ने चाइनीज कंपनी पे सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन या सेमीकंडक्टर के सप्लाई पे रोक लगा दिया, तो बदले में जवाबी कार्रवाई करते हुए चाइना ने ना सिर्फ अमेरिका पे बल्कि सारे देश के लिए एक नियम बना दिया कि अब बिना लाइसेंस के मैं रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। यानी आज की डेट में अगर किसी भी देश को रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए, अगर उसे ये मैग्नेट चाहिए जो आज हर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर में यूज हो रहा है, जो हर मिसाइल में, हर रडार में, हर युद्धपोत में इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो एलिमेंट उन्हें चाहिए तो उन्हें चाइना से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक कंडीशन और, जैसा इंडिया के साथ चाइना ने किया है कि आप चाइना से इंपोर्ट करके यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करोगे। दैट मीन्स आप कोई भी सामान अगर चाइना से लेके आ रहे हो रेयर अर्थ एलिमेंट का, तो वो अपने यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इससे चाइना के नेशनल सिक्योरिटी पे कोई असर नहीं पड़े, ऐसी गारंटी आपको देनी पड़ेगी। दैट मीन्स आप अपने डिफेंस के लिए इस एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा आप सिर्फ ग्रीन टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे, आप टर्बाइंस में यूज कर सकते हो, आप अपने ईवी में यूज कर सकते हो, मगर आप किसी भी मिसाइल में या किसी भी तरह के डिफेंस टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब चाइना और यूएस के बीच जो ये जंग चल रही है, उसका इन दोनों देशों पे और बाकी के यूरोपियन देशों पर या इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है, इससे किसको क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले अगर चाइना के फायदे की बात करें तो जहां अमेरिका ने उसके ऊपर एक प्रतिबंध लगाया था, अब नेगोशिएट करने के लिए चाइना के पास मौका है।
क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट पे रोक लगाकर चाइना ने अमेरिका को कहीं ना कहीं झुकने पे मजबूर कर दिया है और ये चाइना के लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा ट्रेड वॉर के अंदर में नेगोशिएट करने के लिए भी चाइना को मौका मिल जाएगा और इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्राइस अब चाइना कंट्रोल कर सकता है। वहीं अगर चाइना के लॉस की बात करें तो कहीं ना कहीं सप्लाई बाधित होने से चाइना के अंदर में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उस पर असर पड़ेगा। सेमीकंडक्टर, नैनो चिप, माइक्रो चिप बनाने की दिशा में जो चाइना इतनी तेजी से बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक असर कुछ समय के लिए तो जरूर पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज हैं वो चाइना के अलावा कोई ना कोई सेकंड ऑप्शन देखना शुरू कर देंगी जहां से उन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट मिल सके या उसके प्रोसेसिंग का काम हो सके। अगर बात यूएसए के बेनिफिट की करें तो कहीं ना कहीं चूंकि चाइना से सप्लाई बाधित हुई है तो अमेरिका अब अपने अलायंस की तरफ देखेगा, या तो वो अपने यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाएगा या तो अपने अलायंस के किसी देश में वो नए फैक्ट्रीज लगाएगा और बहुत तेजी से इन फैक्ट्रीज को डेवलप करेगा ताकि वो रेयर अर्थ एलिमेंट को अपने यहाँ पे प्रोसेस कर सके। अब बात करें यूएसए को लॉस क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ी बात कि यूएसए के डिफेंस बेस का बहुत जोरदार असर पड़ने वाला है। जी हाँ, जितने भी हथियार हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, स्पेस क्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट हैं या इवन रडार हैं, इन सब के अंदर में जो मैग्नेट इस्तेमाल होता था, चूंकि चाइना ने सप्लाई रोक दिया है तो कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा और ये असर कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए घातक हो सकता है। और चूंकि जैसा मैंने बताया कि अमेरिका अपने यहाँ पे फैक्ट्री लगा सकता है या किसी और अलायंस के यहाँ फैक्ट्री लगाएगा तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो प्रोडक्ट उसे अभी एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए का मिल रहा था, हो सकता है उसकी कॉस्टिंग 500 रुपए चली जाए, 1000 रुपए चली जाए और ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से ओवरऑल कॉस्टिंग बहुत हाई होने वाली है। अब बात करते हैं यूरोपियन कंट्री की कि यूरोपियन कंट्रीज को क्या फायदा या नुकसान हुआ है। तो सबसे बड़ी बात कि जो यूरोपियन कंट्री अभी तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब वो दूसरा अल्टरनेटिव देखना शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें देखना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी भी बन गई है क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने ब्रेक लगा दिया है एक्सपोर्ट के ऊपर में, अपने लाइसेंस वाली कंडीशन रख दी है, यूरोपियन यूनियन खासकर यूरोप के सारे मेजर कंट्री जो ईवी रिवॉल्यूशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक बहुत ही गहरा धक्का लगेगा। उनकी पूरी सप्लाई बाधित होगी और इस कारण से वो कोई ना कोई दूसरा अल्टरनेटिव देखने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। तो इंडिया के असर को समझने के लिए 2-3 कंडीशन मैटर करता है। पहली बात कि चूंकि ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर भी चल रहा है, तो अगर चाइना का माल अब अमेरिका में महंगा होकर पहुंच रहा है तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यूएस के मार्केट में अपना सामान, अपने गुड्स सेल आउट कर सकते हैं। हालांकि अभी इंडिया और यूएसए के अंदर भी एक टैरिफ वॉर चल रहा है जिसकी वजह से लगभग 50% तक का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा हुआ है, तो कॉस्टिंग तो इंडिया के सामान की भी हाई है, मगर ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लिए जाने की उम्मीद है और ऐसे केस में चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में इंडिया अपने प्रोडक्ट, अपने सामान यूएसए को सेल आउट कर सकता है। दूसरी बात, जो भी कंट्री एशियन कॉन्टिनेंट में चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, तो हो सकता है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट के प्रोडक्शन के लिए इंडिया में फैक्ट्रीज लगे और इसके लिए बाहर से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, फिर वो यूएसए हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो। उस केस में इंडिया में टेक्नोलॉजी भी आएगी, इन्वेस्टमेंट भी आएगा और कहीं ना कहीं इंडिया में रोजगार भी जनरेट होगा। तो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए अगर वो उसे अच्छे से ग्रैब कर पाती है। तो एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ रेयर अर्थ एलिमेंट की लड़ाई आ गई। एक तरफ सेमीकंडक्टर है तो एक तरफ परमानेंट मैग्नेट है और इन दोनों की लड़ाई में अगर आप कंपेयर करके देखोगे कि यूएसए और चाइना ये दोनों बाकी के अपने डिफेंस के मामले में या अपने टेक्नोलॉजी के मामले में कहां लाई करते हैं, तो आप एक बार इस सीट में कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर ओवरऑल आर्मी की बात करें तो जहां यूएस के पास लगभग 13-13.5 लाख आर्मी है, वहीं चाइना के पास 20 से 25 लाख आर्मी है, यानी चाइना दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी अपने पास रखी हुई है। अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस मामले में यूएसए चाइना से बहुत आगे है, फाइटर क्राफ्ट भी यूएसए के पास ज्यादा है, टैंक्स के मामले में चाइना आगे है, वॉरशिप्स के मामला में भी चाइना आगे है, डिस्ट्रॉयर के मामले में यूएसए आगे है, सबमरीन के मामले में लगभग दोनों कंट्रीज बराबर पे खड़ी हैं। हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में यूएसए बहुत आगे है। और अगर हम बजट की बात करें कि हर साल दोनों कंट्री अपने डिफेंस पे कितना बजट खर्च करती है, तो जहां यूएसए लगभग 8-8.5 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करती है, वहीं चाइना का ये आंकड़ा लगभग $260 के आसपास आता है।
हालांकि कई सारे सोर्स ऐसा भी बताते हैं कि चाइना लगभग $800 बिलियन इन्वेस्ट करता है अपने रक्षा बजट पे। तो इन सारी चीजों को कंपेयर करके अगर देखा जाए तो चाइना बहुत तेजी से उभर रहा है, यूएसए को हर लेवल पे टक्कर दे रहा है, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो डिफेंस हो, या हर एक सेगमेंट में। आजकल रसिया चाइना का बहुत तेजी से गठबंधन हो रहा है। आप सबको पता है कि यूएस और रसिया के बीच में नहीं बनती है, और सेम कंडीशन यूएस और चाइना का है। और दूसरे साइड रसिया और चाइना आपस में मिल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये यूएस के लिए भी एक खतरा है। तो अब देखते हैं कि इस पूरे मामले को कैसे यूएस और चाइना टैकल करते हैं, कितने लंबे समय तक ये लड़ाई चलती है, ये टैरिफ वॉर, ये ट्रेड वॉर, और सबसे बड़ी बात ये टेक्नोलॉजी की वॉर, जहां एक तरफ परमानेंट मैग्नेट है और दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स हैं। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द दोनों कंट्री इसका सॉल्यूशन ढूंढ कर निकालेंगे, और बाकी कंट्री जो अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ इसका समाधान मिलेगा। बाकी अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर लाइक करें, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।